नमस्कार, कशिश न्यूज का हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारे साथ मौजूद है झारखंड की राजनीति में तेजी से उभरता हुआ एक नाम जयराम महतो। अपने बेबाक अंदाज और साथ ही जिस शख्सियत की आज हम बात कर रहे हैं जयराम महतो ने, उन्होंने कम समय में युवाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। जमीनी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और आज उनसे ही बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके राजनीतिक सफर, उनकी सोच और झारखंड के भविष्य को लेकर उनका विजन क्या है। पहले तो बहुत स्वागत है जयराम महतो जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। और मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि जो भविष्यवाणी आपने की है उसकी चर्चा काफी ज्यादा है कि झारखंड में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर आपने एक बयान दिया जो काफी सुर्खियों में रहा। वो भविष्यवाणी का क्या हुआ? देखिए, हम लोगों ने वो बयान जो राज्य में घटनाक्रम है, महागठबंधन के बीच जो दरारें हैं, जो कहा मैंने आपस में उनके बीच ना बन पाना है, और साथ ही भूतकाल में कुछ घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, जैसे कलकत्ता में 3 विधायकों का 10-10 लाख के साथ पकड़ा जाना। तो उन सारे घटनाक्रमों को एक सूत्र में बांधकर मैंने ये कहा था कि ये संभावनाएं बन रही हैं और इस संभावनाओं पर शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व सोच भी रहा होगा। और आप देख सकते हैं उसी के उस बयान के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उधर से बड़कागांव से पूर्व विधायक रहीं, लगातार एक दूसरे पर कई उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, जो उदाहरण गठबंधन के धर्म के हिसाब से कतई उचित भी नहीं है, उन उदाहरणों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्य किया। किसी ने किसी को मेढक, तो किसी को सांप, तो किसी को बिच्छू कहा। तो ये गठबंधन धर्म की भाषा तो नहीं होती है। तो इसलिए मैंने जो बयान दिया था, अपने अनुभव, अपने ओपिनियन को रखा था, उस पर कुछ बातें थीं, तभी मैंने ऐसा कहा था। क्या कहता है आपका अनुभव, ये भविष्यवाणी कब तक सच होगी? देखिए, अब वो तो भाई जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो लोग पार्ट हैं, वो सच हो या ना हो, जो एक अनुमान बना था उस अनुमान को मैंने कहा, और ये पूरा राज्य देख रहा है कि क्या खिटपिट बनी है। अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, क्या मानते हैं आप, ये जो महागठबंधन है, जो सरकार चल रही है, ये नेचुरल है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है यहाँ पर? देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो मुख्यमंत्री आसाम में जाकर कांग्रेस से हटकर चुनाव नहीं लड़ते। अगर सब कुछ ठीक होता तो बंगाल में वह कांग्रेस के चुनाव में होने के बाद भी ममता दीदी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने की बात नहीं कहते। तो सब कुछ तो ठीक नहीं है, भले वो सामने मीडिया में आकर या पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर कह दें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे समझ से सब कुछ ठीक नहीं है। क्या इसका असर पड़ेगा झारखंड में जो सरकार चल रही है और जिन दरारों का जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे असम चुनाव की हम बात करें या बंगाल में होने वाले चुनाव की, कितना इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है झारखंड के गठबंधन पर? ये तो अब जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, उस नतीजों के बाद तस्वीर कुछ हद तक हमें लगता है साफ हो जाएगी। ठीक है, अब बंगाल चुनाव का जिक्र आपने किया और आप भी बंगाल चुनाव में इस बार उतर रहे हैं। 2 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बंगाल चुनाव? 2 सीटों पे हम लोग डायरेक्ट चुनाव लड़ रहे हैं और 2-3 सीटों पर हम लोगों ने जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनको हम लोगों ने समर्थन देने का कार्य किया है। बंगाल चुनाव निसंदेह इस राज्य के लिए प्रभावित करने वाला चुनाव है। हमारा पड़ोसी राज्य है और बंगाल के कई जिले ग्रेटर झारखंड डिमांड में शामिल थे, वो हमारी मांगों का हिस्सा थे। तो निसंदेह झारखंड राज्य की नज़र बिहार हो, बंगाल हो, इन पर हमेशा टिकी रहती है। तो मेरे भी हिसाब से बंगाल चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और उस पर झारखंड की भी नज़र है और हम लोग वहाँ स्वयं शिरकत भी कर रहे हैं। खाता खुलेगा इस बार बंगाल में, और वो प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं इस बार आपके? देखिए, जो बंगाल के स्थानीय मुद्दे हैं और विशेषकर जो जंगल महल का इलाका है, जो हम लोग आज भी भावनात्मक रूप से, भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारंपरिक रूप से झारखंड का हिस्सा ही मानते हैं, उस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हों, स्वास्थ्य की हों, रोजगार संबंधित हों, या फिर उस क्षेत्र को बाकी अन्य क्षेत्रों की तुलना में इग्नोर करने का विषय हो, उसी मुद्दों के आधार पर हम लोग बंगाल के लोगों से बात कर रहे हैं और उन चुनावी जनसभा में उन विषयों को हम लोग संबोधन करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जनता का सहयोग मिलेगा वहां? देखिए,
सहयोग है, सहयोग होने के कारण ही हम लोग बंगाल तक गए हैं। जी। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो अच्छी खासी भीड़ होती है। और जिस पैटर्न के साथ झारखंड में लोगों ने सपोर्ट किया था, अपने डीजल पेट्रोल से, अपने नाश्ते से, अपने खर्च से वो हमारी जनसभाओं तक आते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग उसी के आधार पर ये आशा रखे हैं कि बंगाल में हमारा प्रदर्शन, जेएलकेएम का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपने जनता के समर्थन का जिक्र किया, आपने कहा कि जनता का भरपूर सहयोग आपके साथ है। झारखंड चुनाव की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल आपकी पार्टी एक विधायक वाली पार्टी है, क्या लग रहा है कब तक ये इसका विस्तार होगा, या कब विधायकों की संख्या, वो जो टारगेट है आपका, वो कब पूरा होगा, वो जो जादुई आंकड़ा है उस तक आप कब पहुंच पाइएगा? देखिए, अभी उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना होगा, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो आंकड़ा हमारा लक्ष्य है, वो बहुत ही एक ऐसा टास्क है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। विधायकों की संख्या बढ़ना और उस आंकड़े तक पहुंचना, दोनों में अंतर है। विधायकों की संख्या हमें लगता है कि वो बढ़ाने में हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस आंकड़े को, जो लक्ष्य है, उस तक पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग फील्ड में हैं। हमारे लोग जो भी छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं लोगों की, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हों, जिला स्तरीय हों, हम लोग लगातार उनके साथ शरीक होते हैं। और इससे जनता का रुझान हमारी ओर बढ़ रहा है। जनता को लग रहा है कि भाई हम उनके साथ खड़े हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले चुनावों में जनता का आशीर्वाद इस बार की अपेक्षा अगली बार ज़्यादा मिलेगा। जनता के उम्मीदों की बात आपने की है, तो जाहिर सी बात है जनता का भरोसा आप पे जगह है। और यही वजह है कि जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जयराम दा, या कुछ लोग तो आपको टाइगर भी कहते हैं, कैसा अनुभव रहता है वो आपके बिल्कुल लिए? जनता से मेरा एक अलग प्रकार का संबंध है। आप देख सकते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। कभी वो मेरे कांधे पे हाथ रखते हैं, कभी हमको गले लगा लेते हैं। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, तो कभी हमारे सामने जब वो आते हैं और जिस प्रकार से वो भीड़ में हमारे साथ आके मिलते हैं, वो बिल्कुल एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आप देखेंगे। लेकिन उन्होंने कभी प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं, उन्होंने अपने घर के भाई बंधु के हिसाब से हमसे मिला, हमसे बात किया, हमसे संवाद किया है। तो हमें लगता है उनके साथ एक हमारा भावनात्मक भी संबंध है। इसका मुख्य कारण यही है कि उनके साथ हम खड़े हैं। वो अपने मुसीबतों में मुझे अपने पास खड़े पाते हैं। जयराम जी, कभी डर नहीं लगा उस भीड़ में, उतने लोगों के बीच? नहीं, डर नहीं लगा, क्योंकि वो तो अपने लोग हैं। कभी साजिशें हो सकती हैं, और ये हमें लगता है कि जब 2028 में शायद हम कदम रखेंगे तो कुछ साजिशें होंगी, इसका मुझे पूर्वानुमान है। नहीं, और किन साजिशों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, अभी भी आप देख रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं कि हमारे संगठन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे संगठन पर छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ किया जा रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब एक दौर आएगा कि वो हम लोग के, चूंकि इस संगठन में मैक्सिमम यूथ हैं, तो उनके चरित्र पर हमला बोलेंगे, जो कि निराधार होगा, पूरी तरह से निराधार होगा। पहले मित्र पे, फिर चरित्र पे, फिर शरीर पे। उसके बाद जब हम 28 में कदम रखेंगे तो शायद कुछ हमलों की आशंका से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि एक प्लानिंग के तहत जो लोग, जिनको लगता है कि हमारी राजनीति, हमारे आने से उनकी राजनीति की सल्तनत, जमीनें में दरार आई है, खिसकी है, तो निसंदेह ये चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी हम लोग आश्वस्त हैं कि लोग हमारी सुरक्षा कवच है और उनके बीच हम महफूज हैं। यानी आपको ये अनुभव है, एहसास हो रहा है आपको इन चीजों का कि आपके लोगों को तोड़कर आजसू की तरफ लोग जा रहे हैं, अन्य दलों में भी एक अन्य, हाँ, आजसू हो चाहे अन्य दल हो, विशेषकर तभी आजसू का विशेष लक्ष्य रहा है और उस लक्ष्य के तहत वो कार्य भी कर रहे हैं। तो उनके अलावा भी बहुत सारे दल हैं। क्या कहिएगा सुदेश महतो को लेकर? उनको तो हम कहेंगे कि अभी आप 5 साल राजनीति में सदन का हिस्सा नहीं है, तो मेहनत करें अपने संगठन को लेकर। लेकिन साजिश करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि सफल हो पाएंगे। एक बहुत ही प्रभावशाली राजनेता रहे हैं, उनको अपने संगठन के लिए बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि वो फिर से अच्छा है आगे आए। नहीं, लेकिन देखिए, जब बात पार्टी की होती है तो ये बिल्कुल अपने परिवार जैसा है, और परिवार को साथ लेकर चलना एक मुखिया के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप उन्हें इस तरह से जोड़कर रखें कि कोई बिखराव ना हो, उसमें कोई बाहरी आकर उसमें सेंधमारी ना करे? देखिए, पार्टी बिल्कुल एक परिवार ही होता है, लेकिन आप जब हम लोग घर में 4, 5, 6 सदस्यों के परिवार को चलाते हैं तो उसमें आपसी मतभेद होते हैं, विचारों में टकराहट होती है, कई मतभेद सामने आते हैं। तो खैर, एक पार्टी जिसमें लाखों लोग हैं, मतभेदों का होना स्वाभाविक है, और हम लोग प्रयास करते हैं उन मतभेदों को मनभेद में तब्दील ना होने दें। लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं या फिर कुछ इस प्रकार का प्रलोभन उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिनसे फिर वो नाता तोड़ लेते हैं 1-2 अवसरों पर। ये हमने देखा है।
और यही वजह है कि वो जो डर है वो आपको फिलहाल सता रहा है। नहीं, कोई डर नहीं सताएगा। क्यों हम लोग को डर सताएगा? हम लोग तो भाई अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग अभी मैंने 1.5 साल ही हमारा राजनीति में मैंने आना हुआ, एक विधायक बना हुआ उसके बाद भी हम लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, हम लोग क्यों डरेंगे? जो लोग 20 सालों से हैं, 25 सालों से हैं, जनता ने उनको कई बार अवसर दिया, डर उनको होना चाहिए। हम लोग तो बस 1-1.5 साल ही हम लोग का हुआ है, तो हम लोग को कोई डर नहीं है। हम लोग को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये जो 1.5 साल का आपका सफर रहा है वो काफी आपके लिए भी अनुभव भरा रहा, और आपने जो पहचान बनाई है, जो लोकप्रियता आपने बनाई है युवाओं के बीच, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और यहाँ हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी जयराम महतो से बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और हमारे साथ एक युवा चेहरा जयराम महतो, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए और अपनी बातों को लेकर जाने जाते हैं। जयराम महतो जी, वर्तमान में जो सरकार है उनके कामकाज को अगर हम देखें, आप कैसे आंकते हैं इसे? देखिए, वर्तमान जो सरकार है उनको कामकाज, उनमें कहीं ना कहीं एक विजन नहीं है, विजनलेस गवर्नमेंट है। उसी का परिणाम है कि हाईकोर्ट जब फटकार लगाती है तब एसपी जाकर 9 महीने के बाद कंकाल को खोज निकालते हैं। अगर हाईकोर्ट उस मामले को संज्ञान में नहीं लेती तो शायद एसपी के नेतृत्व में न कंकाल को खोजा जाता, न उस केस से पर्दा उठ पाता। तो समझ सकते हैं ये कितनी गंभीर है। इस राज्य में आप जहां जाकर देखें, चाहे परीक्षाएं हो रही हैं, तुरंत पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, परीक्षाओं को तुरंत निरस्त कर दिया जा रहा है, अगले समय तक के लिए टाल दिया जा रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि इस राज्य में बैठी सरकार गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। कोई मुद्दा उनका बताइए जो उनके पुराने मैनिफेस्टो में था। अभी तो छोड़ दीजिए, वर्तमान 24 की सरकार छोड़िए, 19 में जब उन्होंने सरकार बनाई थी, उस समय जो उनका मैनिफेस्टो था, उस समय जो उन्होंने जनता के साथ वादे किए थे कि कौन सा कार्य करेंगे, उन कार्यों की आप एक समीक्षा कर ली जाए कि क्या कार्य हुए, नहीं हुए, कितना हुए। तो मेरे हिसाब से जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जिस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर परेशानियां आ रही हैं, जैसे अभी देखिए गर्मी का मौसम आने वाला है, पेयजल की समस्याएं होंगी, और हमें लगता है कि पेयजल के मामले में झारखंड सरकार फेलियर है, पानी की व्यवस्था में सरकार बिल्कुल भी फेलियर है। और इसके परिणाम जब आप ग्राउंड लेवल पर कवरिंग करने के लिए जाएंगे तो लोगों की शिकायतें, उनकी समस्याएं, कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना, लाइन की एक लंबी कतार में खड़ा रहना, बहुत सारी परेशानी आपको सामने आएंगी। तो जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर सरकार काफ़ी उदासीन, उनका जो रवैया है वो काफ़ी उदासीन है, जिस कारण हमें लगता है कि एक दूरगामी सोच के साथ राज्य की सरकार नहीं चल पा रही है। कितना नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में 3.5 नंबर देंगे। 10 में 3.5, यानी आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। जो वादे किए गए थे जनता से, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, इसमें धरातल पर वो चीजें नजर नहीं आ रही जो वादों में नजर आई। नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। आप अगर शिक्षा की बात करेंगे तो मैं आपको अपने साथ अपने जिला, चाहे डुमरी विधानसभा हो, बेरमो विधानसभा हो, इधर गिरिडीह विधानसभा हो, बगोदर विधानसभा हो, किसी भी विद्यालय में मैं आपको रैंडमली लेकर चलूंगा। मुझे लगता है कि सैकड़ों विद्यालय हमारे जिले में ऐसे हैं जहां शिक्षक 1-2 की संख्या में, शिक्षक है ही नहीं अनुपात में। बिल्कुल शिक्षा की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। और अगर आप बच्चों को पूछेंगे, सवाल अगर पूछेंगे, सामान्य से अगर 9वीं 10वीं के ही बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि 25 to 40% बच्चे ऐसे होंगे जो बेसिक चीजों को शायद लिख ना पाए और उसको बोल ना पाए। ये परिस्थितियां हैं सरकारी विद्यालयों की स्थिति ये है। अब कहीं भी रैंडमली किसी भी विद्यालय को जाके विजिट कर लीजिए, आपको शिक्षकों का अभाव मिलेगा, मूलभूत सुविधाओं का विद्यालयों में अभाव मिलेगा, चाहे पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, बाउंड्री वॉल की सुविधा हो, नए अदद कमरों की दरकार का विषय हो, या फिर शिक्षकों की कमी हो, या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। अभी शिक्षक क्या कर रहे हैं, वो तो इस बात का मेंशन कर रहे हैं कि अंडा कितना गया, चावल कितना खिलाएं, प्लेट कितना है। वो अब शिक्षा से ज्यादा जो भोजन की सामग्री है, मध्याह्न भोजन, उसकी काउंटिंग में समय दे रहे हैं। और इसके लिए सरकार भी दोषी है। एक शिक्षक को क्या काम नहीं करवाया जा रहा है, उनको जूता सिला से चंडी पाठ का काम सौंप दिया गया है। बेचारे वो भी करे तो करे क्या करे।
तो इसके लिए राज्य सरकार को बेहतर दिशा में सोचने की आवश्यकता है। अगर आपकी शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं होगी तो कैसे चलेगी? आज तो हमें लगता है कि आज देखिए रीएडमिशन में भी लगातार आंदोलन हो रहा है, लगातार अभिभावक अपनी शिकायतों को दर्ज करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था चरमरा रहे हैं के कारण आज जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और उससे एक आम व्यक्ति की परेशानी भी बढ़ रही है। झारखंड लोगों की आमदनी भी उतनी है नहीं, पर कैपिटा इनकम साफ बताता है कि हमारी आमदनी क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसमें राज्य की सरकार गंभीर नहीं है। ठीक है, यानी बीजेपी सरकार ज्यादा बेहतर थी या ज्यादा बेहतर कर सकती थी, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं पूर्व के जो नेतृत्व की सरकार थी, प्रशासनिक में उनका पकड़ था, लेकिन उनका एक ही खामी था, रघुवर जी इस राज्य के मूल निवासी नहीं थे, उसके खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और कुछ कार्य उनके रहे जो आदिवासी विरोधी रहे, चाहे सीएनटी का मामला हो, लैंड बैंक का मामला हो, तो उन कार्यों के कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। बाकी जो इस सरकार में जो बहालियां हुई, अगर उनके और उस सरकार में जो बहालियां हुई थी, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो इनसे बेहतर रही उनकी बहालियां। तो कितना उधर नंबर देना चाहेंगे? उनको 5 नंबर देंगे। उनको 5 नंबर आप देंगे, और फिलहाल अभी ये 3.5 पर है। अभी इनका समय है, अगर बढ़ा पाते हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल। देखिए, झारखंड की जब बात आती है तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आप भी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, और ये आरोप भी आप पे लगता रहा है कि आप सिर्फ बोलना जानते हैं, या कभी कभी एग्रेसिव होने का आरोप भी आप पर लगता है। इन आरोपों पर कैसे जवाब देना चाहिए? देखिए, बोलना विधायक का एक जो विधायकी व्यवस्था होने का टैग भी तो है, विधायकी व्यवस्था का जो अंग होता है उसको तो स्पीकर होना पड़ेगा। ए लीडर शुड बी ए गुड स्पीकर। अगर वो एक अच्छा स्पीकर नहीं होगा तो फिर काहे का लीडर? जिस प्रकार एक लेक्चरर का एक बेहतर स्पीकर होना जरूरी, तभी वो 100 बच्चों को क्लास में कंट्रोल कर पाएगा। मैं भी बच्चों को 4 साल पढ़ाया हूं। मैंने प्रिंसिपल, जो सरकारी प्रिंसिपल होते थे, वो हमसे कहते थे, जराम जी थोड़ा सा क्लास को ले लीजिए, बहुत हल्ला हो रहा है। एक क्लास में 140 बच्चियां बैठते हैं। अभी जानते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों की क्या स्थिति है, उनके अनुशासन की स्थिति को भी आप जानते हैं। और उस परिस्थिति में 140 बच्चों को पढ़ाना, 45 मिनट तक क्लास को शांत रखना आसान काम नहीं है। तो एक लेक्चरर को भी एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए और एक लीडर को भी एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। तो बोलना तो आना चाहिए। क्या अग्रेशन भी जरूरी है? देखिए, अग्रेशन वो आपका उम्र तय करती है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप बुद्ध नहीं बने हैं। अगर आप बुद्ध नहीं बने हैं तो बाकी जो लक्षण है मनुष्य के वो आप में दिखेंगे, चाहे वो क्रोध हो, मोह हो, कहीं मोह दिखेगा, कहीं क्रोध दिखेगा, कहीं लोभ दिखेगा, कहीं हर तरह का व्यवहार आपके अंदर झलकेगा। अब सवाल है कि उस व्यवहार पे आप नियंत्रण कितना करते हैं, और उसके लिए एक उम्र की सीमा भी होती है। तो जाहिर सी बात है, अभी जिस उम्र में हम हैं, थोड़ा सा आक्रामकता, एग्रेशन दिखता है। मैं भी मानता हूं कि जब उम्र थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आक्रामकता कम होगी और परिपक्वता थोड़ा ज्यादा होगी। तो ये अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा उसमें हमें स्वीकारने में कोई हमने स्वीकारने में कोई हमें परहेज नहीं है। हम डॉक्टर लंबोदर महतो नहीं है कि मैंने मांडू विधायक की मां को लेकर दी गई गाली को AI जनरेटेड बता दिए। नहीं, हमने जो कहा है, जो हमने गुस्से में बोला है, उसको हम स्वीकार करते हैं और उसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं कि ये गलत था। जैसे बोकारो में उस दिन जो घटना घटी, उसको भी मैं मानता हूँ वो गलत था, लेकिन कभी कुछ परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। हम लोग भी मनुष्य हैं, हम बुद्ध नहीं है। तो यही आप बता रहे कि नुकसान हुआ है उस एग्रेशन का आपको? नहीं, उसका फायदा भी हुआ है। अगर 1%, 5% नुकसान हुआ है तो 90% फायदा हुआ है। अधिकारियों ने काम सुना है, लोगों का काम हुआ है। लोग, हमारी जो जनता है, आम जनमानस, वो खुश हैं। वो आम जनमानस हमारे एग्रेशन से खुश हैं। हमारा एग्रेशन जनता के लिए नहीं है। हमने कभी जनता दरबार में आए हुए लोगों को नहीं धमकाया है, हमने कोई सामान्य व्यक्ति को कभी नहीं धमकाया है। हमारा एग्रेशन का सामना अगर किसी ने किया है तो सरकारी अधिकारियों ने किया है, कंपनी के प्रबंधन ने किया है, मैनेजमेंट ने किया है। तो वहां पर जनता का काम बनता है। हमारा शौक नहीं है कि किसी अधिकारी से हम उलझें, उससे गुस्से में बात करें, नाराजगी से बात करें। हम भी चाहते हैं कि हमारी एक गुडविल की छवि हो। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा सबके पास एक गुडविल का छवि हो। IAS के सामने हमारा इमेज ठीक हो, IPS के सामने हमारा इमेज ठीक हो, BDO CO दरगाह के सामने हमारा इमेज ठीक हो। लेकिन हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अतः जनता के काम, जनता की समस्याएं तय करती है कि हम किस व्यवहार में अधिकारियों से बात करते हैं। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपसे अगर मैं जानना चाहूं तो एक नेता में कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए, वो 5 चीज अगर आप बता सके तो? देखिए, सबसे पहला बात है कि एक लीडर का सोच काफी दूर का होना चाहिए। वो आज बैठकर 20 सालों की परिस्थितियों को आज सोचे।
और आज से उन विषयों पे काम उसे करना चाहिए। दूसरा, उसे आज के समय में ऑनेस्ट का होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो हमें नहीं लगता है कि वो इस राज्य को बेहतर दिशा में लेकर जा सकता है। उसके पास जानकारी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, उसे अपने लोगों के प्रति लॉयल होना चाहिए, उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरे गलत करने से मेरे लोगों को ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, मेरे अच्छा करने से इस राज्य के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, और एम एक लक्ष्य बनाकर उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिन बातों का आपने जिक्र किया है कि एक राजनेता के तौर पर किसे आप अपना आइडियल मानते हैं, जिनसे आप प्रेरणा लेते हो या उनके जैसा बनना चाहते हो? देखिए, आप जिनको आइडियल मानते हैं, स्वाभाविक बात है, आप उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा उनके जैसा बनना। हम लोग जब बचपन से हम लोग भगत सिंह को काफी देखे हैं। जब झारखंड की राजनीति में जो कोयलांचल की राजनीति है विनोद बाबू के विचारों के इर्द गिर्द रही है, तो इन्हीं चीजों को हम लोगों ने अध्ययन करते हुए आगे बढ़े हैं। देखिए जयराम महतो जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया और जो खूबियां आपने बताई, आप में है वो सारी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक दो नहीं है तो उनको हम प्रयास करेंगे कि मेरा अभी जीवन बहुत लंबा है राजनीति में, उन सारी खूबियों को अपने भीतर समावेश करेंगे, ये मेरा लक्ष्य होगा। कभी अगर मौका मिला सरकार में आने का, आगे जिस तरह से आप अपने राजनीतिक करियर को देख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज होगी जो सबसे पहले आप करना चाहते हो, जो आज तक किसी ने नहीं किया? देखिए, सबसे पहली बात है मैं इस राज्य की एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा। ये जो भारी भरकम सिलेबस है इसे मैं कम करूंगा। डगलस का विलियम डगलस का डीप वाटर हम नहीं पढ़ने देंगे, उससे हमको क्या मतलब है। अमेरिका में क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या हुआ है, कोई पानी में डूब गया, वो ICA में पूल में डूब गया, तो उससे हमको क्या मतलब है। रेड ट्रैप की उस कहानी से हमको क्या मतलब है। हम प्रयास करेंगे कि झारखंड की एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे और जो सिलेबस है इसको बिल्कुल कम करेंगे और उसको सिस्टमेटिकली डालेंगे। छठी क्लास में उसको क्या पढ़ना होगा, 7वीं क्लास में क्या पढ़ना होगा, मतलब मेरा जो किसी भी चीज को उसको जानकारी देने का जो अर्थ होगा वो छठी से लेकर 10वीं तक का लक्ष्य होगा, या तो छठी से लेकर 12वीं तक का लक्ष्य होगा। जैसे अगर भारतीय संविधान की बात करें, मेरा मानना है कि भारतीय संविधान हर बच्चे को उसके पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, एक एक धाराओं के साथ, एक एक भाग के साथ, लेकिन एक ही बार में नहीं। अब अगर उनको छठी क्लास में पूरा 395 अनुच्छेद आप लेके आए, पूरा 22 भाग उसके सामने लेकर आ गए, 12 अनुसूची उसके सामने लेकर आए, तो शायद उसका दिमाग ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए मेरा लक्ष्य होगा कि छठी क्लास में उसे कुछ चैप्टर्स याद मैंने दिए जाएंगे, 7वीं क्लास में कुछ चैप्टर दिए जाएंगे, 8वीं क्लास में कुछ चैप्टर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 9वीं से 10वीं और 12वीं तक का लक्ष्य रहेगा कि भाई यहाँ तक उसको प्रिपेयर किया जाएगा। और उसके बाद एक मेरा महत्वपूर्ण ये होगा कि जो भी राज्य की परीक्षाएं होंगी, जैसे कि मान के चलिए चाहे कोई भी परीक्षा उसकी ली जाएगी ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उसमें उसने जो बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है उससे बाहर नहीं रहेगा। नहीं तो फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब है। वो उसने अपना पूरा जवानी खत्म कर दिया, 6 क्लास से लेकर वो ग्रेजुएशन करते करते 21 साल में पहुंच गया, और उस 21 साल में वो शख्स उस सिलेबस से बाहर की चीजों को उसको याद करना पड़ा है परीक्षा में शामिल होने के लिए, तो मेरे हिसाब से फिर उसकी पढ़ाई का क्या अर्थ रहा। ये सब मैं मानूं कि ये आप खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपने फेस किया है इन चीजों को अपने पढ़ाई। बिल्कुल, आप अगर आप स्वयं फेस करेंगे तभी आप उसको ठीक करेंगे। आप अगर गांव की मिट्टी से निकल कर गए हैं तभी आप गांव की मिट्टी की बात करेंगे। हम लोगों ने आर्मी के दौड़ का सामना किया है, हमने उस दौड़ का सामना किया है कि खुले मैदान में जाकर हम लोग सो जाते थे मैंने गमछा बिछाकर, और 5000 के लोग एक जगह जमा होना, सोना तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कीजिए जब शौचालय के लिए आपको तो वहां क्या स्थिति होता था, दिमाग फट जाता। तो हम लोगों ने उस जगह से हम लोग आए हैं, चाहे एग्जाम देने के लिए 2-3 गाड़ियों को बदल कर जाना, उस परिपाटी का सामना किया है। तो इसीलिए मैं जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे पहले उसको दुरुस्त करूंगा, उसके लिए पहले मैं एक समय लूंगा, क्योंकि आज आपके 15 मिनट या आधे घंटे के इंटरव्यू में सारी चीजों को बयान कर पाना संभव नहीं है। जब उस जिम्मेदारी को हमको मिलेगी तो कम से कम हम प्रयास करेंगे कि 30 से 60 दिन का हम एक समय निकालेंगे, और उस समय में मैं अपने साथ साथ जो एकेडमिक लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, समझता हूं, या फिर राज्य के ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और उनके साथ एक चर्चा होगी, उस चर्चा का एक निष्कर्ष होगा, और उस निष्कर्ष के आधार पर मैं ये निर्णय लूंगा। अगले 5 साल में जयराम महतो खुद को कहां देखते हैं? देखिए, अगले 5 साल में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में देख रहे हैं, और इस बार का ही जो विधानसभा का बजट सत्र रहा इसमें नो डाउट पूरे दिल्ली तक में चर्चा रहा कि एक न्यू लीडर जयराम कुमार महतो, जिसे अभी राजनीति सीखना चाहिए, राजनीति का ककाहारा सीखना चाहिए, वो अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। ये दिल्ली से चर्चाएं हुई, और चर्चाएं सीधे टेलीफोनिक माध्यम से एक बधाई के रूप में मेरे पास भी आई। उन्होंने मुझे बधाई भी दिया, बोला बच्चा अच्छा काम कर रहे हो।
चलिए अच्छी बात है। और जाते जाते मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा पर्सनल सवाल है कि शादी कब कर रहे हैं जयराम महतो जी, और करेंगे तो वो लव होगा या अरेंज होगा? देखिए अभी तो वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं सोच पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर वैवाहिक जीवन में हम लोग बंध भी जाते हैं तो फिर क्या होगा कि हम लोगों की समस्याएं सुनती हैं, अपनी समस्याओं में हम उलझ कर रह जाएंगे। क्योंकि आज के दौर में आप नेता हैं या अभिनेता हैं, बहुत डिफिकल्ट दौर से हम गुजर रहे हैं। एक वैवाहिक जीवन, एक नर और नारी का जो संबंध है, जो आज के समय में जो रिश्ता आके खड़ा हुआ है, ये इंटरनेट की दुनिया में जो एक रिश्ता बना है, इसमें बहुत सारी उस समय से आज के समय में बड़ा बदलाव आया है। मैं रोज देखता हूं, कम से कम जब भी मैं जनता दरबार में बैठता हूं, 4 से 5 समस्याएं आती हैं, जिसमें पति पत्नी की कंप्लेंट लेकर आता है, पति तो कभी सास का, तो कभी ससुर से, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं और मामूली बात पर आते हैं। तो उन चीज़ों को देखकर भी थोड़ा सा बड़ा मन सहम सा जाता है कि हो क्या रहा है। कभी कभी तो हमको ऐसा, हम बोल भी देते हैं कि यार ऐसे में कैसे चलेगा वैवाहिक संबंध। तो इसीलिए थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए हम लोग अपने आप को एक समय लेंगे फिर। लेकिन घर पे रिश्ते आ रहे हैं क्या शादी के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। अभी ऑफर नहीं आया है? 1-2 हमारे मित्रों के माध्यम से, हमें लगता है एक आध महीना पहले आया था। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत के लिए। और कशिश न्यूज के जरिए चूंकि आप विधायक हैं, एक संदेश जो जनता को आप देना चाहते हो? जी, जनता को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले आप मिलजुल कर रहें और जो ऊर्जा सकारात्मक चीज़ों में, सकारात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। और फिलहाल अभी हम और साथी एक आग्रह करेंगे कि सामाजिक चेतना का फिर से उदय होना चाहिए। आज सामाजिक चेतना, समाज धीरे धीरे हम लोग एकांतवास होते जा रहे हैं, एकांत होते जा रहे हैं, तो ऐसे में समाज का होना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण के लिए अभी आप कई गांव में चले जाएंगे, उस गांव में चाहे किसी धर्म की बात करें, इस राज्य में जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने धार्मिक स्थल का निर्माण के लिए 20 लाख से 50 लाख खर्च किया है, लेकिन उस गांव में एक 1.5 लाख की पानी की टंकी की परेशानी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सामाजिक जो कार्य आप करते हैं, जो समाज है, उस समाज को एक बार फिर से सोचें कि हमारा समाज कितना सशक्त था। आज छोटे छोटे बातों पे सरकार के तो अधीन होना ही नहीं पड़ता। हमें वो दौर याद है जब हमारे ही मामा घर में 2-3 तालाब हैं, एक का नाम है बूढ़ा बांध, एक का नाम है बाबा बांध। यानी हमारे बाबाओं ने, बुढ़ाओं ने मिलकर उस तालाब को कोड़ा है, जो कि हमें लगता है 1 एकड़ जमीन में है, और आज हम एक 25 बाय 25 के गड्ढे के लिए, जिसे हम लोग डोभा कहते हैं, सरकार पर आश्रित हो गए। इसलिए हम चाहेंगे आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसे फिर से जीवित करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और सरकार भी उस समय मुकर जाएगी, क्योंकि आपका समाज से बेहतर सरकार नहीं है। आज कई ऐसी घटनाएं हैं जो समाज के संस्कार ठीक कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं। इसलिए समाज, जो लोग हैं, वो सामाजिक ढांचे में रहें, हम यही कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पॉजिटिव संदेश दिया है आपने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिन्होंने एक बार फिर से उसी बेबाक अंदाज में हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और ये भी बताया कि अगले 5 साल में वे किस तरह से खुद को एक नए राजनेता के तौर पर देखते हैं और अपने अनुभव को समय के साथ कैसे वे उस पर काम करेंगे, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। अभी के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।